थर्ड सेमेस्टर ना। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का बीएससी पार्ट थ्री। बीएससी सेमेस्टर थर्ड में जो हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इसमें किसी रिएक्शंस के रेट के बारे में बात करेंगे कि रेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, रेट क्या होते हैं, इसमें ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, ये हम क्यों पढ़ते हैं। ये फिज जो केमिकल काइनेटिक्स होता है फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है, जिसमें हम लोग रिएक्शन के स्पीड के बारे में बात करते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कुछ कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। तो केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे। थोड़ा पेन, चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले पहले फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के ब्रांच क्या क्या हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का क्या रोल है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के कई ब्रांच हैं। जैसे अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री को देखना शुरू करें तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री में हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो एक एनर्जी से रिलेटेड पार्ट होता है, कोई स्पीड से रिलेटेड पार्ट होता है। एनर्जी से रिलेटेड यानी थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी से रिलेटेड पार्ट होता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मो जो हमें बताता है रिएक्शन के फिजिबिलिटी को। थर्मोडायनामिक्स, देखिए थर्मोडायनामिक्स जो हमें बताता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी हमारा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बात करता है कि हमारा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ये जिस चैप्टर में हम बात करते हैं वो होता है थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरी ब्रांच भी होती है फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसको बोलते हैं स्पीड, के बारे में बात करते हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन, अगर मान लीजिए सपोज करिए थर्मोडायनामिक्स ने बता दिया कि हाँ हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो केमिकल रिएक्शन होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कितने स्पीड से होगा। ठीक है, तो जिस ब्रांच में हम स्पीड की बात करते हैं उसको हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत। तो थर्ड सेमेस्टर में जो पहला यूनिट है, पहला चैप्टर, वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करना है कि किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी। तो हम लोग बात करेंगे, शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो आते हैं अपने पहले टॉपिक पे। यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन की बात किया गया केमिकल काइनेटिक्स में, इंट्रोडक्शन। तो ये क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में बात करते हैं। हम लोग जान पाते हैं केमिकल काइनेटिक्स की सहायता से कि रिएक्शन का रेट क्या है, पहली बात। दूसरी बात हम ये जान पाते हैं कि उसकी मैकेनिज्म क्या होगा। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म होते हैं, एक एक स्टेप में चलते रहते हैं रिएक्शन। तो उसकी मैकेनिज्म क्या होगी ये भी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की सहायता से पता कर पाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ लिखा है, देखिए इट इज अ ब्रांच ऑफ ए फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय विच दे अकर अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। मतलब कि जो हमारा इस केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम किसी रिएक्शन की रेट को बता पा रहे हैं, तो वह रेट डिपेंड भी करता है। जैसे कोई रिएक्शन, जैसे एक रिएक्शन है हमारा वाटर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 + O2। H2 + O2 मिलकर क्या बनाता है, H2O मॉलिक्यूल, H2O। ठीक है, ये अब ये रिएक्शन देखिए काफ़ी स्लो होता है। ये रिएक्शन क्या है, बहुत स्लो होता है। अगर ऐसे इन्वायरमेंट में एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को बंद करके छोड़ दिया जाए कि नहीं आपको इसको रिएक्शन करके वाटर बनाना है, तो हम सोचे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करने पर वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही स्लो होगा, वर्षों लग जाएंगे इसको होने में। लेकिन अगर हम इसमें कंडीशन अप्लाई कर दें, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन या कैटलिस्ट डाल दें, तो ये सब चीज़ कैटलिस्ट डालने पर ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो जो रिएक्शन है, रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यह स्पीड हमें पता है, पता हो जाती है कि हाँ तेज होगा या धीमा होगा, जो भी होगा। लेकिन यह क्या होता है, कुछ कंडीशंस पे रिएक्शन क्या होते हैं, डिपेंड भी करते हैं। हमारा जो रिएक्शन का रेट होता है वो क्या करता है, कंडीशन पे डिपेंड भी करता है। अगर कॉन्सेंट्रेट देखिए, जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर हम रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाकर रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ठीक, प्रेशर बढ़ाकर भी कॉन्सेंट्रेशन के रिएक्शन को
प्रेशर बढ़ाकर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम पढ़ पा रहे हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, और उस रिएक्शन की स्पीड या मैकेनिज्म जिन कारकों पे डिपेंड करता है, जैसे कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इन चीज़ों पे जो डिपेंड कर रहा है रिएक्शन का रेट, उसका क्या प्रभाव है। ठीक है, तो इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, बाकायदा पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन का रेट, मैकेनिज्म, और विभिन्न कारकों पर, विभिन्न फैक्टर्स पे जो रिएक्शन का रेट है डिपेंड करता है, वो कैसे डिपेंड करता है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शंस में कुछ सबस्टेंस होते हैं जिनके बॉन्ड्स टूटते हैं, कुछ नए सबस्टेंस बनते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें क्या होता है, बॉन्ड्स बनते हैं। तो कुछ बॉन्ड्स का टूटना, कुछ नए बॉन्ड्स का बनना, ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है। अब हमारे पास अगर डिफरेंट सबस्टेंस है, अलग अलग प्रकार के सबस्टेंस है, तो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, या कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें आयनिक बॉन्ड टूट रहा होगा, आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग रिएक्शंस के अलग अलग रेट भी होते हैं। ठीक, जैसे एक रिएक्शन अगर हम ले लें, जैसे अगर मान लीजिए हम सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स कर दें, सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स कर दें किसके साथ, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट को हम मिक्स कर दें सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ, तो हमें सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी मिल जाता है। सिल्वर क्लोराइड का क्या मिलता है, एक प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो यह भी रिएक्शन क्या है, एक आयनिक, जैसे सपोज करिए ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है, अभी सिल्वर नाइट्रेट को हम किसके साथ मिक्स कर दें, सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया तो क्या बन गया, हमारा बन गया पीपीटी। अब बाकी जो साइड प्रोडक्ट बने क्या बनेंगे, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। देखिए यह भी क्या है, एक रिएक्शन है। ठीक है, यह एक कैसा रिएक्शन है, बहुत स्पीड, बहुत तेजी से होने वाला रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, बहुत तेजी से। जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं, तुरंत हमें क्या मिलने लगता है, AgCl का प्रेसिपिटेट। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के मिक्सर को जो है मिक्स करते हैं हम, तो बहुत तेजी से हमें सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी मिलता है। तो ये क्या है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, ये क्या है, एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसकी स्पीड क्या है, बहुत जल्दी है। वहीं जो हम वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो देखिए है तो रिएक्शन ही, ये भी एक रिएक्शन है, ये भी एक रिएक्शन है, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, बहुत तेज है, और इसकी स्पीड क्या है, बहुत धीमी है। तो ये बहुत धीमा रिएक्शन होता है। जब तक इसमें कैटलिस्ट न डाला जाए तब तक ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत धीमा होता है। तो ये भी एक रिएक्शन है, ये भी एक रिएक्शन है, लेकिन ये फास्ट रिएक्शन है, और ये क्या है, स्लो रिएक्शन है। तो ये हम बता पाते हैं किसकी सहायता से, केमिकल काइनेटिक्स की सहायता से। ठीक, आगे अब इसमें देखिए, अभी ये सब ठीक, अब आगे हम बात करेंगे कि हम रेट निकालते कैसे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते क्या हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हमने अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी एक रिएक्शन कैसे हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है। लेकिन अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी कि फास्ट होगी, ये हम किसकी सहायता से जान पाते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की सहायता से। तो केमिकल काइनेटिक्स में शुरू हम करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। किसी भी अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन के होने की स्पीड क्या होगी, उसका रेट क्या होगा। ठीक, अगर हम इसको निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे, या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसकी बात करें तो ये कैसे देखा जाए, अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, सपोज करिए कि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है इस तरह से। अगर हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है कि मान लिया A टू बी एक हमारा हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, जिसमें एक रिएक्टेंट हमने मान लिया A, एक रिएक्टेंट हमने क्या मान लिया A, ये प्रोडक्ट P बनाता है। सपोज करिए कि हमारे पास एक सबस्टेंस A है जो प्रोडक्ट P में कन्वर्ट होता है। अब बताइए अगर इसका स्पीड निकालना हो तो क्या कहेंगे, इस रिएक्शन के रेट निकालना हो तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या हो रहा है, सबस्टेंस हो रहा है किसमें, चेंज, प्रोडक्ट में। हमारा सबस्टेंस कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो किसी फिक्स टाइम में चेंज होगा,
जैसे अगर स्लो रिएक्शन है तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, फास्ट रिएक्शन है तो उसके लिए टाइम कम लगेगा। तो हम यूनिट टाइम में कितना देखें, तो अगर हम कंसंट्रेशन हम अगर रिएक्शन के रेट की बात करें तो रेट हम कैसे निकाल सकते हैं, रेट हम निकाल सकते हैं कि इसका चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या निकालेंगे, कैसे देखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और साथ ही साथ किसका चेंज होगा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का। तो यहां भी हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम स्पीड की बात करें, किसी भी रिएक्शन के स्पीड के निकालने की बात करें, तो हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि किसी जो हमारा जो भी हमारा रिएक्शन दिया गया है, जो भी अभिक्रिया दी गई है, उस अभिक्रिया के अभिकारक, जो हमारा अभिकारक सबस्टेंस है, रिएक्टेंट सबस्टेंस है, उसके कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आता है, या हमारा जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आता है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। स्पीड निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, स्पीड के लिए हम टाइम देखते हैं कि फिक्स टाइम में कितना चेंज हुआ, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या लिखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के सापेक्ष अभिकारक की सांद्रता में चेंज, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में चेंज क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से समय के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलेंगे, समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाएगा, वो भी चेंज कहलाएगा। जैसे शुरू शुरू में, अब देखें तो शुरू शुरू में अगर हम जैसे रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किए हैं, सपोज करिए कि हमने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अब सपोज करो बच्चों कि हमने अभिक्रिया को स्टार्ट ही नहीं किया, हमारा रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो वो हमारा टाइम क्या होगा, जीरो, जो चीज़ शुरू ही नहीं हुआ उस समय का समय जीरो है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे हमारा रिएक्शन आगे बढ़ेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या होती जाएगी, चेंजिंग। मान लिया, सपोज किया कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी है, सपोज किया इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है। अब सी में से अगर कुछ बदल जाए, जैसे ए की कमी हो जाए, तो ए ये बन जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन शुरू शुरू की बात करें, हम शुरू की बात कर रहे हैं, तो शुरू टी बराबर जीरो टाइम में तो इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है, उस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो ही होगा। लेकिन कुछ टाइम बीत जाए, जैसे कुछ किसी टी टाइम पे बात करें, तो किसी टी टाइम पे इसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या आएगी, कुछ कमी आएगी, और क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ बन रहा होगा। तो जिस रेट से, जिस स्पीड से इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी, उसी स्पीड से इसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो हम अगर बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, देखें तो क्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग समय के साथ क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम, हम दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखें तो क्या कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन में चेंजिंग, कंसंट्रेशन में चेंजिंग समय के साथ कंसंट्रेशन में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी, समय के साथ उसके अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की स्पीड या अभिक्रिया की दर कहते हैं। जैसे मान लिया हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया, क्या, ए टू पी, हमने क्या लिया, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए से पी, सपोज किया एक जनरल रिएक्शन, एक सामान्य अभिक्रिया जिसमें एक रिएक्टेंट ए है जो क्या बनाता है, प्रोडक्ट पी बनाता है। सपोज करिए कि टी टाइम पे सपोज करते हैं कि टी टाइम पे जब हमारा स्टार्ट हुआ हो, टी बराबर जीरो टाइम पे जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ हो, तो उस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ था, ठीक, कुछ भी रहा हो, और उस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जीरो। अगर टी टाइम, सपोज करिए टी टाइम पे अगर हमारा इसका कॉन्सेंट्रेशन सी ए है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम होकर सी ए पे आ गया, और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के क्या हो गया, सी पी हो गया, तब इस टी टाइम पे रेट क्या होगा, इस टी टाइम पे रेट क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। शुरू में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, सी, शुरू में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था बच्चों, सी, ठीक है, शुरू में कॉन्सेंट्रेशन कितना था, सी, बाद में कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पे चेंज कितना हुआ, सी ए, शुरू में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, जीरो, बाद में चेंज कितना हुआ, सी पी, शुरू में कितना था, सी ए, बाद में कितना, शुरू में कितना था, सी, बाद में कितना आ गया, सी ए, शुरू में कितना था, जीरो, बाद में कितना हो गया, सी पी। तो चेंज कितना हुआ, सी ए का, सी से सी ए पहुंच गया, और यहाँ पे कितना चेंज हुआ, जीरो से सी पी। तो हम क्या लिखेंगे,
लिखेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, अगर हम रेट को आर से डिनोट करें, रेट को किससे रिप्रेजेंट करें, आर से, रेट को किससे रिप्रेजेंट करें, आर से, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, सी से कहां पहुंच गया, सी ए, तो क्या हो जाएगा सी ए बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, कहां से कहां जा रहा है, सी से सी ए पहुंच रहा है, सी से कहां पहुंच रहा है, सी ए, तो डेल्टा सी, सॉरी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान चेंज इन टाइम। अब इसमें देखिए एक चीज और, यहां क्या हो रहा है, शुरू में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा होगा, बाद में कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, इसका शुरू में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, और समय के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो यहां देख रहे हैं प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहां क्या हो रहा है बच्चों, माइनस, यहां क्या हो रहा है माइनस, यहां क्या हो रहा है बच्चों प्लस, जीरो से बढ़ रहा है, यहां क्या हो रहा है, घट रहा है, शुरू में ज्यादा रहा होगा, बाद में क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन है और वहां क्या है, प्लस साइन, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, माइनस साइन, और यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस साइन, ठीक है, जैसे जैसे ये घटता जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। तो अब देखें यहाँ पे चेंज हमने लिखा है, एक मेजर चेंज लिखा है, मेजर चेंज, अगर इसी को हम स्मॉल चेंज देखना चाहें, क्या, छोटे समय के लिए, छोटे समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए, तो हम क्या करते हैं, मैथ में हम पढ़ते हैं, मैथ में हम क्या पढ़ते हैं, मैथ में सिखाया जाता है कि छोटे चेंज के लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे हमारा रेट आ गया, रेट आ गया बच्चों क्या, माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा ए, सॉरी डेल्टा पी, प्लस डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, बहुत बहुत ही कम समय के लिए, कम समय का मतलब हम समय को लगभग जीरो मान ले, इतना कम से कम समय, जीरो नहीं, बस जीरो के आसपास की बात कर रहे हैं, तो यानी हम क्या करें, इस टाइम को कहाँ भेज दें, एकदम जीरो के पास, तो लिमिट ले लें, ठीक है, हम क्या करें, लिमिट ले लें, तो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, मैथ में और फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि बहुत छोटे समय अंतराल को हम dt के रूप में लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, d, अब a को क्या लिख रहे हैं, ये चूंकि कंसंट्रेशन हमारा किसका है, ये ए कॉन्सेंट्रेशन हमने किसका माना है, ए का, और पी कॉन्सेंट्रेशन किसका माना है, पी का, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, प्लस डी पी बाई डी टी, हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस डी पी बाई डी टी, तो हमारा रेट क्या हो गया, रेट बराबर हो गया माइनस डी ए बाई डी टी बराबर प्लस डी पी बाई डी टी, देखिए ये रेट है हमारा, यहाँ पे हमने माइनस डी सी ए बाई डी टी और डी माइनस बराबर डी सी पी बाई डी टी लिखा है, हमने मान लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू सी ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू सी पी, तो अगर हम इस रूप में लिखना चाहे तब भी हम लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, जहां ए लिखा है वहां सी ए कर देंगे और जहां पी लिखा है वहां क्या कर देंगे, सी पी कर देंगे, तो यहाँ पे ए का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और यहाँ सी ए का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, हमने सिर्फ मान लिया है, एक नंबर देकर डिनोट कर लिया है, ठीक है, ये बात हो गई, यानी हम देखें तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकाल रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल रहे हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्या कर रहे हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, किसका, किसी का भी, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, अपॉन टाइम टेकन, जितने टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, जितने टाइम में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, उसमें अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ठीक बच्चों। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे यूनिट की, क्या क्या रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, यह कॉन्सेंट्रेशन अगर हम मोल पर लीटर के टर्म में लिखें, ये जो हम कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं यह कॉन्सेंट्रेशन किसके टर्म में लिखें, मोल पर लीटर, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को मान लें मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल पर लीटर को मान लें, तब हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन की जगह हम क्या रखेंगे, मोल पर लीटर, और टाइम की जगह सेकंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, देखिए हम कंसंट्रेशन को निकाल लेते हैं, ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, हम इसको बिठाते हैं, अब हम बात करेंगे यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का यूनिट कैसे निकालते हैं,
तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोल पर लीटर कॉन्सेप्ट में रख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर अपान टाइम। टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, सेकेंड से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, आगे इसमें बताया गया है कुछ बातें, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो बताई गई हैं वो बताई गई हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा तो क्यों होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा तो हम माइनस साइन के साथ लगाएंगे, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, प्लस साइन के साथ लगाएंगे। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आई होप आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ रहा है, इसका न्यूमेरिकल समझ में। अब देखिए बच्चों, सपोज करिए कि हमारे पास एक रिएक्शन इस प्रकार का है, जनरल रिएक्शन है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट भी है और मल्टीपल हमारे क्या हो, रिएक्टेंट भी हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखिए कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन, जैसे सपोज करिए हमारे पास इस तरह हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, जैसे A प्लस बी, ठीक है, और C प्लस डी, ये हमारा हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। अगर इस तरह का मल्टीपल रिएक्टेंट और मल्टीपल प्रोडक्ट वाले हाइपोथेटिकल रिएक्शन है तो इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है A चेंज विथ रिस्पेक्ट टू B, ए बी के साथ चेंज हो रहा है, ए बी के साथ चेंज होकर क्या बना रहा है, सी और डी बना रहा है। तो कहीं ये दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। तो चेंज तो फिर भी हो रहा है, चेंज तो फिर भी हो रहा है किसके कॉन्सेंट्रेशन में, रिएक्टेंट के, चेंज तो फिर भी हो रहा है किसके कॉन्सेंट्रेशन में, प्रोडक्ट के। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घटता जाएगा, बी का भी कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घटता जाएगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ता जाएगा, और डी का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जिस हिसाब से चेंजिंग ए में आएगा उसी हिसाब से बी में भी आएगा, टाइम उतना ही लगेगा, सी में उसी हिसाब से चेंजिंग होगा, डी में उसी हिसाब से चेंजिंग होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसका रिएक्शन, डेल्टा ए, ठीक है, ए का कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस, फिर बी का कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये भी क्या होगा, माइनस, फिर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, प्लस, फिर डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। यानी हमारे जो रिएक्टेंट है, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे ढेर सारे जितने भी हो, सब में हम क्या लिखेंगे, उनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, जितने भी हैं सबका, एक दो तीन जितने भी मल्टीपल रिएक्टेंट हो, सारे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंजिंग होगा उनका इंडिविजुअली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू क्या होता चला जाएगा, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जितने भी प्रोडक्ट होंगे हमारे। बस हमें साइन का ध्यान रखना है, जो हमारा रिएक्टेंट है उसके साथ साइन हमेशा क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन में क्या लगेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जा रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी प्लस इक्वल टू प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, इस प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे। सपोज करिए कि अब अच्छा, ये हमने मेजर चेंजिंग देख लिया। अब हम इसका, अच्छा एक चीज और यहाँ पे थोड़ा बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो हम कंसंट्रेशन टर्म लिखते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म में हमें बड़े ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिख दिया इसका मतलब हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए के कंसंट्रेशन को, ऐसे लिख दिया यानी बी के कंसंट्रेशन को, ऐसे लिख दिया यानी सी के कंसंट्रेशन को, और ऐसे लिख दिया यानी डी के कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मेजर चेंजिंग हो गया। अगर इसमें स्मॉल चेंजिंग लिखे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, जो डेल्टा है उसको क्या करेंगे, डी, एक छोटी छोटी चेंजिंग के लिए डी फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी, क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी बाई डी टी। ये हो गया हमारा क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यानी रेट। इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी का ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो गया। तो यहाँ देखिए ये हमारा हाइपोथेटिकल रिएक्शन था, ए प्लस बी चेंजिंग टू सी प्लस डी, इसका हमने क्या लिख दिया, रेट। इस प्रकार से ये रेट लिखा जाएगा।
ठीक है। यहाँ देखिए माइनस साइन छोटा है बच्चों, इसको माइनस साइन कर लीजिएगा। रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी डी बाई डी टी। ये हो गया। अब सपोज करिए, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, आगे चलते हैं। अब सपोज करिए हमारा जो जनरल रिएक्शन है वो कई मोलिकुलरिटी वाला है, मतलब इसमें एक से ज्यादा एक ही जैसे ये वाला एक ही टर्म हमारा एक बार से ज्यादा बार हो, या बी हमारा एक बार से ज्यादा बार हो, सी हमारा एक बार से ज्यादा बार हो, डी हमारा एक बार से ज्यादा बार हो। तो इसका कैसे निकालेंगे रेट? देखिए, अब रेट चूंकि बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास 2a, सपोज करिए 2a इक्वल टू 3b है। क्या है? 2, जैसे सपोज करिए हमारे पास रिएक्शन है a इक्वल टू 2b। सपोज करिए कि हमारे पास एक रिएक्टेंट a है जो रिएक्ट करके क्या बनाता है, जो रिएक्ट करके बनाता है क्या, 2b बनाता है। अब इसका रेट कैसे निकालेंगे? तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि हो जाएगा हमारा स्मॉल चेंज में कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ए बाई डी टी माइनस साइन के साथ इक्वल टू, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, दो को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, सिर्फ बी पे फोकस करते हैं। तो बी के लिए अगर फोकस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? प्लस डी बाई बी बाई डी टी। इतनी बात हो गई। तो ए से चेंज इन टू बी हो गया, तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी हो गया। ठीक, अब इतनी बात हो गई। अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड। चलिए बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, आइए कंटिन्यू करते हैं। सपोज करिए हमारा जो है रिएक्शन है ए से टू बी, इसमें हमने क्या लिखा? चेंज, इसका रेट क्या लिखा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सपोज करिए हमारे पास एक रिएक्शन होता है सिर्फ ए से बी, केवल ए से बी। यहाँ पे ए से टू बी है, यहाँ ए से बी है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता? तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी, और इसका क्या हो जाता है? प्लस डी बी बाई डी टी, प्लस डी बी बाई डी टी। तो देखा जाए इसमें इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है ए से बी में जा रहा है, और यहाँ से रिएक्टेंट ए से 2 मोल बी बना रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो 1 मोल ए चेंज हो रहा है 2 मोल बी में। ठीक, तो रेट के लिए हम क्या करेंगे? जो रेट इस चेंजिंग रेट इसका होना चाहिए वैसा ही रेट इसका भी होना चाहिए। तो अगर इसकी स्पीड, इसका चेंजिंग एक से इसका दुगुना हो रहा है, तो रेट को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेट को बराबर करने के लिए इसके स्पीड को भी हमें आधा करना पड़ेगा, ताकि इसके स्पीड के क्या है? बराबर है। यानी देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इसके एक से ये दूना बन रहा है, तो इसके एक स्पीड से इसकी स्पीड भी क्या होगी? दूनी। ठीक है, इसके खत्म होने की जो स्पीड होगी, इसके बनने की स्पीड क्या होगी? दूनी होगी। इसकी जितनी खत्म होने की स्पीड होगी और बी के जो बनने की स्पीड होगी, इन दोनों की स्पीड की अगर हम तुलना करें तो इसके स्पीड और इसकी स्पीड क्या होगी? तो इसकी स्पीड क्या होगी? दुगनी होगी। ठीक है, तो अब इन दोनों का स्पीड इक्वल कब करे, कैसे होगा? तो इन दोनों का स्पीड इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके स्पीड को क्या करना पड़ेगा? आधा। यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 कर देंगे। अब हमारा ये दोनों स्पीड क्या हो गए? इक्वल हो गए। यानी जिस स्पीड से ये खत्म हो रहा होगा उसी स्पीड से ये बनेगा। कब? जब इसमें हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यानी पर यूनिट मोल, चेंज इन पर यूनिट मोल, एक यूनिट मोल में कितना चेंज हो रहा है? तो यहां हो जाएगा 1/2 इंटू डी बी बाई डी टी। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो सपोज करिए हमारे पास जैसे ये रिएक्शन है, ये समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? जैसे अब यहां पे हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि जैसे ये हमारा हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, अब ये हमारा हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए से ए प्लस बी से बी, सी से सी, डी से डी करेंगे। तो इसको कैसे लिखें? इसका रेट कैसे निकालें? तो इसका रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वैसे ही ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस चेंज इन डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बी बाई डी टी इक्वल टू प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इक्वल टू प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। दिख रहा है? हाँ,
ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन अब ये तो एक जनरल चेंजिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे देखें तो इनका मॉलिक्यूल्स चेंज है। अब इसके ए मॉलिक्यूल इसके बी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इसका सी मॉलिक्यूल इसका डी मॉलिक्यूल बना रहा है। तो यहाँ पे तो हमने मॉलिक्यूल के हिसाब से लिख लिया, लेकिन पर यूनिट चेंज कितना होगा? एक जैसे सपोज कर इसका ए मोल है, इसका बी मोल है, इसका सी मोल है, इसका डी मोल है, तो पर यूनिट मोल क्या होगा? पर यूनिट मोल चेंजिंग के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करें, ए से डिवाइड कर दें, इसमें क्या करें, बी से डिवाइड कर दें, इसमें क्या करें, सी से डिवाइड कर दें, इसमें क्या करें, डी से डिवाइड कर दें। अब ये हमारा रेट क्या हो गया? सही हो गया। अब जितना जिस रेट से जिस सेम टाइम इंटरवल में, सेम टी टाइम इंटरवल में, सबके टी टाइम इंटरवल में जितना ए का चेंजिंग हो रहा होगा उसी हिसाब से बी का चेंजिंग होगा, उसी हिसाब से सी का, उसी हिसाब से डी का, यही रेट कहलाएगा। तो अब ये जो चेंजिंग होगा 1/a 1/b, यहाँ 1/c, यहाँ 1/d, सबसे मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे 1/a से इसमें, 1/b से इसमें, 1/c से इसमें, 1/d से इसमें, जब इन सब में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, चेंज इन रेट कहलाएगा। तो कहीं पे भी अगर आपका इस तरह का रेट ऑफ रिएक्शन, इस तरह का कोई रिएक्शन दिया हो, इस तरह का कोई रिएक्शन दिया हो और आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा हो, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे हम। उसमें दिए गए मॉलिक्यूल से उसमें क्या करते चले जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे, और हमारा रेट सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम काम करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, ये जो हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन की जो रेट है, ए से प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ दिया गया है। ठीक है, इसका रेट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे भी हम लोगों ने बात किया। क्या करेंगे, -1/a dA/dt बराबर -1/b dB/dt इक्वल टू प्लस 1/c dC/dt इक्वल टू प्लस 1/d/dt। जहां भी रिएक्टेंट का चेंजिंग आएगा वहां माइनस, और जहां प्रोडक्ट का चेंजिंग आएगा वहां प्लस साइन जरूर लगाएंगे। ठीक है, देखिए एक चीज जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये हम क्यों करते हैं 1/a 1/b 1/c, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इसका चेंज लगाने का कारण ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके सी मॉलिक्यूल प्लस डी मॉलिक्यूल डी बना रहा है। अब ये बना रहा है तो जरूरी नहीं है कि ए के सारे मॉलिक्यूल यूज हो गए हों, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि बी के बी सारे मॉलिक्यूल यूज हो गए हों, या जो बन रहा हो सी का सी या बन रहा हो डी का डी। तो यहाँ पे ए के सारे मॉलिक्यूल बी के सारे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, ये जरूरी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए का मान 10 हो, ए का मान 10 और बी का मान 50 हो, तो जरूरी नहीं है कि इसका 10 मॉलिक्यूल इसके 50 मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो सकता है। हो सकता है कि इसका 10 मॉलिक्यूल इसके 30 मॉलिक्यूल से ही रिएक्ट कर पाए हो, बाकी 20 मॉलिक्यूल इसका बच गया हो, तब रेट कैसे निकालेंगे। इस वजह से डिवाइड करना जरूरी है। जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारा यूनिट रेट निकल के आता है कि इसके पर यूनिट मॉलिक्यूल इसके पर यूनिट मॉलिक्यूल से कितना रिएक्ट कर रहे होंगे, इसके पर यूनिट मॉलिक्यूल और इसका पर यूनिट मॉलिक्यूल कितना बन रहा होगा। इसलिए डिवाइड करना क्या है बच्चों, जरूरी है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से जो भी अगर इस तरह का हमारा दिया रहे, रिएक्शन दिया रहे, ठीक है, अगर हमारा इस तरह का रिएक्शन दिया हुआ है तो इसका रेट हम कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ये सब थियोरेटिकल बातें हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है, हम कॉन्सेंट्रेशन से कैसे निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन से हम कैसे अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन, ये जो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूफ किया गया है, उसके बाद इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको जानने से पहले हम एक छोटी टॉपिक जान लेते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। ठीक है, इसको हम सक्रिय द्रव्यमान सिद्धांत भी बोलते हैं हिंदी में, लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान सिद्धांत, सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान कैसे, यानी सक्रिय द्रव्यमान या लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है, अगर प्रोडक्ट पी बना रहा है, सपोज करिए इसके ढेर सारे, मान लीजिए 10 मोल है, कितने हैं 10 मोल, और इसका 5 मोल बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है, क्या इसके सिर्फ 5 मोल ने ही इसके सिर्फ 5 मोल ने ही इसका 5 मोल बनाया, जरूरी नहीं है, हो सकता है इसका पूरा 10 मोल मिलके 5 मोल बना रहा हो। ठीक, तो हो सकता है इसका 8 मोल ही इसका 5 मोल बना रहा हो। ठीक, तो कितना इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, इसके कितने कॉन्सेंट्रेशन ने इसके कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, उसी को हम लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, इसको जान लेते हैं पहले। सबसे पहली बात, लॉ ऑफ मास एक्शन को 1863 में गुलबर्ग और वागे,
गुलबर्ग और वागे साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसका जो रेट होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट होता है। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है इस प्रकार से, मान लीजिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है इस प्रकार से है, ठीक है। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन, अगर इस प्रकार से हमारा केमिकल रिएक्शन हो कि ए प्लस बी बी, और ये हमारा बना रहा हो सी प्लस डी डी, इस तरह से बना रहा हो, तो गुलबर्ग और वागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा, वो रेट कैसे निकाला जाएगा। कहाँ गए हम लोग, हाँ, यहाँ पे सपोज करिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है इस प्रकार से ए प्लस बी बी। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में देखिए हमारा ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन मिलकर इसको बना रहा है। तो अगर हम रेट पहले वाले के हिसाब से देखें, रेट इक्वेशन के हिसाब से देखें, तो पहले वाले रेट इक्वेशन के हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा था, ये कि हमारा रेट क्या होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। लेकिन बाई एक्सपेरिमेंटली गुलबर्ग और वागे के अनुसार, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, गुलबर्ग और वागे के अनुसार की बात की जा रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इसी रिएक्शन का दूसरे तरीके से हम रेट कैसे लिख सकते हैं, तो दूसरे तरीके से हम रेट लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो रेट बराबर होता है क्या, नहीं, रेट प्रोपोर्शनल, गुलबर्ग और वागे ने बताया था कि जो रेट होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, किसके किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन भाग ले रहे हैं, कौन कौन भाग ले रहा है हमारे रिएक्टेंट में, ए भाग ले रहा है और बी भाग ले रहा है, तो इनके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। गुलबर्ग और वागे सर ने क्या बताया कि गुलबर्ग और वागे सर ने बताया कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन का जो रेट होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। हमारा जो रेट है, ये रिएक्टेंट है, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। एक बात, अब हमने जैसे सपोज करिए कि हमने इस प्रकार से रिएक्शन लिखा ए प्लस बी, जैसे इसको किसी ब्लैंक पीपीटी पे चर्चा करते हैं इसके बारे में, यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, और इसने बनाया ये प्रोडक्ट बनाया। अब इसका हम गुलबर्ग और वागे लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट लिखना चाहें तो क्या होता है, रेट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड जितने भी कॉन्सेंट्रेशन होंगे उन सब के, जितने भी रिएक्टेंट, हमारा जो रेट होगा गुलबर्ग और वागे के अनुसार, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, जितने जो हमारा रिएक्शन होगा उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल बाय वो होगा इनके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल के, इनके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। ये हमारा रेट है, यह रेट क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसी के प्रोपोर्शनल क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहें, क्या करें, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहे तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट के आ गया, क्या मान लिया, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया, के, और यहाँ पे हमारा इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक। ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट, ये जो रेट हमने निकाला, ये कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल रेट है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट। अब सपोज करिए कि यही हमारा रिएक्शन कुछ इस तरीके का हो जाए, मान लीजिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन ए का कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो और बी के भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, तब हम इनका रेट कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार। इनका लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट होता है प्रोपोर्शनल किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमारा जो रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन के। अब ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बच्चों, ए। अब ए कितनी बार है, ए बार, तो हम क्या लिखें, ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए लिखते चले जाएं, ठीक है। कितनी बार, ए टाइम्स, कितनी बार, ए टाइम्स, ठीक है। फिर बी का भी वैसे ही, फिर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई बी। अब बी कितनी बार, बी का क्या लिखें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितनी बार, बी टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ सब मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी, इस तरह से लिखते चले जाएं, मल्टीप्लाइड बाई बी कितनी बार भाई, बी टाइम्स, कितनी बार, बी टाइम्स। तो हम इतना क्यों लिखें, जब ए टाइम्स ए है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं,
ए टाइम्स ए है तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू ए पावर ए बोलेंगे ना। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पावर ए हो जाएगा, और बी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी पावर बी। तो इस तरह नहीं लिखते हम, इस तरह ना लिख के सीधे सीधे क्या लिख दें कि रेट जो है, रेट है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है ए पावर ए और बी पावर बी। हो गया। अब इसका अगर हम इस रेट को, अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं, क्या करें बच्चों, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं, तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, और क्या हो जाएगा, ए पावर ए बी पावर बी। ये हमारा क्या हो गया, रेट हो गया। क्या हो गया, रेट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये हमारा था। अब देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या दिखा, हमने क्या किया, ला ऑफ मास एक्शन, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं कहीं ना कहीं किसकी, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन की। तो जो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल। इसमें हम करते क्या है, इस रिएक्शन में देखिए, हम जानते हैं चूंकि कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, जो हम जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, समय के साथ घटता जाता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, समय के साथ बढ़ता जाता है। एक बात। दूसरी बात, इसी चीज को जब हम प्रैक्टिकली यानी एक्सपेरिमेंट से देख रहे हैं, तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से हम कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लिखना चाहें तो हम ये लिखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पे अप्लाई होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने माना, क्या माना, कि हमारा एक जनरल रिएक्शन है, क्या, ए से ए प्लस बी से बी, ये गया, सी से सी बनाया और डी से डी। अब इसका एक्सपेरिमेंटली रेट पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो रेट हो जाएगा बच्चों क्या, प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट में, जितने भी रिएक्टेंट है सबका कॉन्सेंट्रेशन। ए टाइम्स ए है तो हो जाएगा पावर ए, बी टाइम्स बी है तो क्या हो जाएगा, पावर बी। ठीक। अब यहाँ हम कांस्टेंट, ये हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट आ जाएगा ए पावर ए और बी पावर बी। ठीक, ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन कह लीजिए, या कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन कह लीजिए, या एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन कह लीजिए। आपके परीक्षा में, एग्जाम में कई तरह से पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तब भी हम इसी की बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तब भी यही लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तब भी यही होगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये था बच्चों आपके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात। अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा, हमने सिर्फ क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को कैसे निकाला जाता है, तो केमिकल काइनेटिक्स का रेट होता क्या है, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा किसी भी केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना। और केमिकल काइनेटिक्स का रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, टाइम डिपेंडेंट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, किसी भी अभिक्रिया के सांद्रता में परिवर्तन, किसके, अभिकारक के या उत्पाद के, किसके रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में, समय के साथ, वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। उसको हम लोगों ने कई प्रकार के रिएक्शंस में देखे, हाइपोथेटिकल रिएक्शंस में देखे, फिर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल भी देखा, या कंसंट्रेशन डिपेंडेंस भी देखा, जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पहली क्लास थी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की पहली क्लास। अब ऐसे क्लास कंटिन्यू होती जाएगी, जितना जल्दी हो सके हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।